हरिहर काका यह मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई कहानी है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जब वापस ठाकुरबाड़ी से हरिहर काका घर आते हैं तो घर वालों का व्यवहार बहुत अच्छा हो जाता है। उनकी पत्नियां उनका बहुत ख्याल रखती हैं। भाइयों की पत्नियां हरिहर काका का बहुत ख्याल रखती हैं। इधर महंत को लगने लगता है कि हरिहर काका अब जमीन उनके नाम नहीं लिखेंगे, ठाकुरबाड़ी के नाम नहीं लिखेंगे। तो महंत उनका अपहरण करता है। भाई उन्हें ढूंढने निकलते हैं, ठाकुर बाड़ी की तलाश होती है, पुलिस को बुलाया जाता है और फिर एक कमरे में हाथ पैर बंधे हुए, मुंह में कपड़ा ठूसे हुए काका मिलते हैं। चलिए आगे कहानी में क्या होता है यह जान लेते हैं। इस अंश में आगे क्या होता है यह जानने से पहले नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। घृणा, नफरत, खिलाफ, विरोध में। बहुमूल्य, कीमती, अपेक्षा, तुलना में। ढोंग रचना, अभिनय करना। कुकर्मी, गलत काम करने वाला। और इसमें एक मुहावरा भी आया है, दूध की मक्खी हो जाना, मतलब बेकार हो जाना। तो यहाँ पर हरिहर काका पुलिस को महंत के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराते हैं। उनके मन में साधुओं के प्रति नफरत और घृणा भर जाती है और वो एक एक बात जो महंत ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया वो सब पुलिस को बताते हैं। और अब उनके जीवन में कभी भी वो साधुओं के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, ऐसा उनके मन में यह दृढ़ निश्चय बन जाता है। वापस घर आने पर भाई उनका बहुत ख्याल रखते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई प्रेशियस चीज हो, कोई कीमती चीज हो। वैसे उनको दलान में जो कमरा है वहां पर भी नहीं सोने दिया जाता है, उनको घर के अंदर रखा जाता है। पूरे समय कोई ना कोई उनकी पहरेदारी करता है। उनके रिश्तेदार जो कि बहुत ताकतवर हैं, सुरमा कहलाते हैं, उनको बुलाया जाता है। घर में हथियारों की व्यवस्था की जाती है ताकि अगर कोई हमला हो तो बचाव किया जा सके। अगर काका घर से बाहर भी निकलते हैं तो चार चार लोग उनके साथ हथियारों के साथ पूरे समय रहते हैं। अब यहाँ पर तो ये कंडीशन होती है। वहीं ठाकुरबाड़ी में जो महंत है वो धीरे धीरे खूंखार लोगों को बुलाने लगता है, जिसे देखकर लोगों को डर लगता है। अब बच्चे तो ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से हरिहर काका के बारे में पहले से ही गांव में दो तरह के लोग थे और अब भी उनकी वही प्रतिक्रियाएं रहती हैं। कुछ का कहना है कि ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन कर दो और कुछ का कहना होता है भाइयों के नाम कर दो। इधर जो हरिहर काका सीधे साधे थे वो अब और ज्यादा समझदार और चतुर हो गए हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई उनका जो इतना आदर कर रहे हैं या उनकी सुरक्षा के लिए जो इतने प्रबंध किए जा रहे हैं वो केवल उनकी जायदाद के लिए हो रहे हैं, उनके पैसे के लिए हो रहे हैं। अगर ये जायदाद उनके पास ना हो तो कोई उनको पूछेगा भी नहीं, बिल्कुल दूध में पड़ी मक्खी की तरह उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो उनको भाइयों का स्वार्थ समझ में आ रहा है। वहीं अब साधु संतों का जो घिनौना चेहरा है वो भी उनके सामने आ गया कि साधु संत केवल कहने की बातें करते हैं, उपदेश की बातें करते हैं, पर वास्तव में वो भी हम लोगों जैसे ही लालची, स्वार्थी, बेईमान है। और अब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब जीते जी तो महंत के नाम तो सवाल ही नहीं, महंत से तो वो दूर ही रहेंगे, पर अपने भाइयों को भी वह अपनी जायदाद नहीं लिखेंगे। तो अब कहानी में आगे क्या होता है यह जानते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरिहर काका कहानी का तीसरा और अंतिम भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे कहानी में क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। विधिवत, कानून के अनुसार। गिद्ध दृष्टि, तेज नजर। समक्ष, सामने। नकार जाना, मना करना। राजी, तैयार। गाड़ देना, दफना देना। सूचना, खबर। वरण करना, चुनना। दुर्गति, बुरी दशा। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, पांव पखारना, स्वागत करना। तो हरिहर काका ने जहां अपना मन बना लिया था कि वो जीते जी अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, वहीं घर में जो माहौल हो रहा था वो दूसरा ही हो रहा था। जब से वो ठाकुरबाड़ी से वापस लौटे थे उनके घर के लोग और उनके जो रिश्तेदार है वो बार बार उन्हें समझा रहे थे कि कानून के अनुसार प्रॉपरली पेपर्स बनाकर आप
अपनी जमीन भतीजों के नाम लिख दीजिए, नहीं तो महंत का जो खतरा है वो आपके सर पर ऐसे ही मंडराते रहेगा। कभी भी आपकी जान खतरे में हो सकती है, तो अच्छा यही है कि आप अपनी जमीन भतीजों के नाम कर दें। सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूरे समय यही बात घर में होती रहती थी, लेकिन हरिहर काका साफ मना कर देते थे। वो कहते थे कि वैसे भी मेरे मरने के बाद ये जमीन आप लोगों को ही मिलना है, तो फिर कागजी कार्रवाई करने की जरूरत क्या है। और रही बात महंत की, तो वैसे ही पुलिस के मैंने अपना बयान दे दिया है, मुकदमा चल रहा है, तो वो कैसे मेरे साथ कुछ बुरा करेगा। जब भाई समझाते समझाते थक गए, तो उन्होंने उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी जब हरिहर काका तैयार नहीं हुए, तो एक रात उन्होंने वही रूप ले लिया जो महंत ने ले लिया। उन्होंने अपने हथियार लिए, हरिहर काका को उठाया और उन्हें कहा कि चुपचाप सीधे सीधे इन अंगूठों इन कागजों पर अपने अंगूठे को निशान दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे और इस घर के अंदर ही गाड़ देंगे, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अगर पहली वाली बात होती, मतलब जब महंत के वहां पर यह घटना हुई थी, तब हरिहर काका बहुत डरे हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर आज जब हरिहर काका वैसे सीधे साधे भोले भाले नहीं रहे हैं, वो समझदार हो गए हैं, चतुर हो गए हैं, और उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि जब तक जायदाद उनके पास है तब तक ही उनकी जान की कीमत है। जायदाद अगर चली गई तो उनकी जान की कोई कीमत भी नहीं है। तो अभी हरिहर काका ने खुलकर अपने भाइयों का विरोध किया। उन्हें याद आया उनके गांव का एक आदमी रमेसर, जिसके मरने के बाद उनकी विधवा पत्नी ने अपनी जायदाद रिश्तेदारों के नाम कर दी, और फिर बुढ़ापे में उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उन्हें लगा कि अगर उस समय उसने जायदाद दूसरों के नाम नहीं की होती तो वो मजे से रहती। और उन्होंने भी गुस्से में कहा कि जो करना है वो करो, चाहे तो मुझे मार दो, मुझे पर मैं जीते जी ये जमीन तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तुम भी वैसे ही हो जैसे महंत हो, देखता हूँ क्या करोगे, कैसे करोगे। और इधर भाई भी गुस्से में आ गए, वो बोले ऐसे कैसे नहीं लिखोगे, अगर हंस के नहीं लिखा तो रो के लिखवाएंगे, लेकिन हम जमीन तुम्हारी लेकर रहेंगे। तो इस तरह से भाइयों में और हरिहर काका में कहासुनी होने लगी। आगे कहानी में क्या हुआ यह जानते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। हाथापाई, मारपीट, प्रतिकार, विरोध, प्रहार, मारना, असमर्थ, काबिल न होना, चेत आना, याद आना, बदतर, अधिक बुरी, अंतिम, आखिरी। इस अंश में एक मुहावरा भी आया है, फरार हो जाना, भाग जाना। तो इस अंश में आगे यह होता है कि हरिहर काका और उनके भाइयों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। हरिहर काका घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, तो उनके भाई उन्हें मजबूती से पकड़ लेते हैं। जब इसका विरोध करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है। हरिहर काका के लिए यह पॉसिबल नहीं था कि सारे भाइयों के साथ वो लड़ सके, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब भाइयों को ध्यान आता है कि अरे, हमने तो इनके मुंह में कपड़ा ठूसा ही नहीं, तो वो तुरंत उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। लेकिन तब तक गांव वालों को हरिहर काका के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाती है। सारे गांव वाले दौड़े दौड़े उनके दालान में आ जाते हैं। वहीं कुछ लोग तुरंत जाकर महंत को इस बात की सूचना दे देते हैं। महंत बहुत चालाक था, वह पुलिस को लेकर ही हरिहर काका के घर पहुंचता है। इधर कुछ गांव वाले जब दालान में पहुंचते हैं, तो काका के कुछ रिश्तेदार उन्हें बाहर ही रोक देते हैं, यह कहकर कि नहीं, ये उनका आपसी मामला है, आप बीच में मत बोलिए। लेकिन जैसे ही पुलिस आ जाती है तो फिर यह निजी मामला नहीं रहता है, पुलिस केस बन जाता है। पुलिस दरवाजा खुलवाती है और अंदर छानबीन करने पर हरिहर काका को ढूंढ लेती है। और अब जो हरिहर काका की स्थिति थी वो और भी बदतर थी। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। जब उनके हाथ पैर खोले गए, मुंह का कपड़ा निकाला गया, तब हरिहर काका ने बयान दिया कि मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ महंत के जैसा व्यवहार किया, मुझे बहुत मारा पीटा और जबरदस्ती कोरे कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान ले लिए। मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मेरे भाइयों से बचाओ। इस तरह से जब पुलिस ये सब छानबीन कर रही थी, तब तक हरिहर काका के जो भाई थे, उनके भतीजे थे, वो सब वहां से भाग चुके थे, रफू चक्कर हो चुके थे। तो पुलिस ने भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसके बाद में हरिहर काका अपने भाइयों से अलग
रहने लगे। उन्हें 4 जवानों की सिक्योरिटी भी मिली, 4 जवान पूरे समय उनके साथ रहते थे और इस बात का समर्थन भाइयों ने भी किया और महंत ने भी किया कि काका को सिक्योरिटी मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि महंत को भी चिंता थी कि अगर काका फिर से भाइयों से मिल गए और अपनी ज़मीन भाइयों के नाम लिख दी तो, और इधर भाइयों को भी चिंता थी कि अगर काका महंत के पक्ष में चले गए और उन्होंने ठाकुरबाड़ी के नाम अपनी ज़मीन लिख दी तो क्या होगा। इसलिए दोनों ही ये चाहते थे कि काका सुरक्षित रहे और उन्हें पूरी पुलिस कस्टडी मिले, उनके साथ कोई भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार न कर सके, ताकि उनकी जो आशा है जमीन पाने की वह बनी रहे। आगे कहानी में क्या हुआ, चलिए देखते हैं। आगे की कहानी जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। नेपथ्य, पर्दे के पीछे। पैरवी, तरफदारी। तैनात, नियुक्त। सद्भाव, अच्छा भाव। प्रस्ताव, सुझाव। विचारणीय, सोचने लायक। चर्चनीय, चर्चा करने लायक। अस्तित्व, वजूद। बहस, विवाद। इस अंश में तो मुहावरे भी आए हैं। रंग न चढ़ना, असर न होना। उगल देना, सच्चाई सामने लाना। तो यहाँ पर यह बता रहा है लेखक हमें कहानी बताते समय कि जो हरिहर काका को पुलिस की सुरक्षा मिली थी उसके पीछे हाथ हरिहर काका के भाइयों और महंत का था। उन्होंने ही उनकी तरफदारी की और बहुत सारा पैसा खर्च किया, तब जाकर हरिहर काका जैसे साधारण किसान को, एक साधारण व्यक्ति को 4 जवानों की पुलिस कस्टडी मिली। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि पुलिस की तो सुरक्षा उन्हें मिली ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके भाई और जो महंत के साधु संत थे वो भी पूरा ध्यान रख रहे थे कि हरिहर काका के साथ कोई भी किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना करे। और वो जब भी हरिहर काका से मिलते तो बहुत ही मधुर व्यवहार करते, बहुत मीठा बोलते, अपनी गलती के लिए माफी मांगते और ऐसा व्यवहार करते कि जिससे हरिहर काका फिर से उनके पक्ष में आ जाए। गांव में एक नेता भी था जो कोई नौकरी नहीं करता था, ना ही खेती बाड़ी, ना ही उसका परिवार था। फिर भी उसके पास भरपूर धन था, बहुत मजे करता था, राजनीति से उसने बहुत कमाया था। जब उसे हरिहर काका के बारे में पता चला तो वह कुछ गांव के बड़े सम्मानीय लोगों के साथ हरिहर काका से मिलने गया और उसने हरिहर काका को एक सुझाव दिया, एक सजेशन दिया कि आप अपनी जमीन स्कूल में हरिहर उच्च विद्यालय खोलने के लिए दे दीजिए, इससे गांव का विकास भी होगा और आपका नाम अमर हो जाएगा। लेकिन अब हरिहर काका पर किसी की भी बात का असर नहीं होता था, उन्होंने उसे भी मना कर दिया। अब गांव में जो चर्चा का विषय था, जो डिस्कशन का टॉपिक था, वो केवल एक रह गया था, हरिहर काका और उनकी जमीन। फिर लोगों का आंगन हो, खेत हो, खलिहान हो, बगीचा हो, बरगद का पेड़ हो, जहां पर 4 लोग मिलते वो बस हरिहर काका और उनकी जमीन के बारे में बात करते रहते थे। लोगों को बहुत डाउट्स भी थे और आशंकाएं थी बहुत। उन्हें लगता था कि अब जबकि हरिहर काका के अंगूठे के निशान उनके भाइयों ने भी ले लिए हैं, महंत में ने भी ले लिए हैं, तो उनकी जायदाद पर हक किसका होगा। और वो भी उस सिचुएशन में जब हरिहर काका ने पुलिस में दोनों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। ऐसे में हरिहर काका के बाद उनकी जायदाद किसको मिलेगी, कौन उसका अधिकारी होगा। लोगों में आपस में विवाद होने लगता था, बहस छिड़ जाती थी और फिर लोग अपनी अपनी तरफ से जो भी उनको कानून के नियम मालूम है वो बताने लगते थे और जो नहीं मालूम है उससे ज्यादा वो बताते थे। फिर भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या इस समस्या का समाधान नहीं मिल पाता था और ये सीक्रेट बना रहता था कि आगे जाकर हरिहर काका की जमीन किसे मिलेगी। लोगों को डाउट्स तो बहुत थे, पर फिर भी दो पक्ष थे, उन पक्ष के लोग यही बोलते थे, जो महंत के पक्ष वाले लोग थे वो बोलते थे कि अच्छा होता अगर महंत को या ठाकुरबाड़ी को यह जमीन मिलती। वहीं जो लोग उनके भाइयों के पक्ष में थे वो बोलते अच्छा होता अगर यह जमीन उनके भाइयों को मिल जाती। तो इस तरह लोगों के बीच चर्चा का, बात करने का जो टॉपिक था वो हरिहर काका और उनकी जमीन ही हो गई थी। चलिए अब आगे कहानी में क्या हुआ यह देखते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ यह जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द के अर्थ जान लेते हैं। समुचे, सारे। अफसोस, पछतावा। हस्तगत, हाथ में। रहस्यात्मक, रहस्य से भरी। भयावनी, डरावनी। आच्छादित, फैला हुआ। आतंक, डर। उपास, उपवास। विलास, मौज।
मुहावरे भी आए हैं इस अंश में। नमक मिर्च लगाकर बताना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, खून की नदी बहाना, बहुत मारकाट करना, तूती बोलना, प्रभाव होना। अब लोगों का पूरा ध्यान जो था वो हरिहर काका, उसकी जायदाद या उनसे जुड़ी घटनाओं पर ही था। ठाकुरबाड़ी के साधु संत या हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर इतनी जल्दी से पूरे गांव में फैल जाती थी जैसे बिजली हो। खबर सच्ची है या झूठी इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता था। जो भी खबर मिलती थी उसको और बड़ा चढ़ाकर लोग और दूसरे लोगों को बताने लगते थे। जैसे कि एक खबर क्या आई कि जो ठाकुरवाड़ी के साधु संत या महंत हैं वो, और जो हरिहर काका के भाई हैं, वो अफसोस कर रहे हैं। किस बात के लिए पछता रहे हैं वो पछता रहे हैं कि जब उन्होंने हरिहर काका के अंगूठे के निशान कोरे कागज पे लिए, तभी हरिहर काका को मार क्यों नहीं दिया। अगर तभी हरिहर काका की हत्या कर देते तो आगे ये इतना बड़ा मसला होता ही नहीं। दूसरी खबर ये आ रही थी कि हरिहर काका मरेंगे तो उनकी लाश को अग्नि कौन देगा। जरूर इसके लिए फिर हरिहर काका के भाइयों और महंत के बीच में लड़ाई होगी। दोनों ही कोशिश करेंगे कि ये चांस उन्हें मिले, और उसके लिए लाश पाने के लिए वो एक दूसरे से लड़ेंगे और खून की नदी बहा देंगे। तीसरी खबर ये आ रही थी कि हरिहर काका के बाद उनकी जमीन हथियाने के लिए जो उनके भाई हैं उन्होंने बुटन सिंह नामक डाकू से समझौता कर लिया है, और यह तय हुआ है कि जो 15 बीघा जमीन होगी उसमें से 5 बीघे जमीन वो बुटन सिंह को दे देंगे और बाकी खुद रख लेंगे, और इस मामले में वो उसकी मदद लेंगे। चौथी खबर ये आ रही थी कि महंत ने यह फैसला लिया है, यह निर्णय किया है कि हरिहर काका के मरने के बाद वो सारे देश से साधुओं और नागाओं को यहाँ बुला लेगा। तो ऐसी डरावनी और भयानक घटनाओं को सुनकर गांव वाले बहुत डर गए थे, और हमेशा आशंका ही बनी रहती थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल जब हरिहर काका मरेंगे तो भाइयों और महंत में बड़ी लड़ाई होना यह तो तय है, और जब ऐसी बड़ी लड़ाई होगी तो गांव वालों का भी नुकसान इसमें होगा ही। तो गांव वाले इसीलिए परेशान थे, आपस में चर्चाएं कर रहे थे और वो बहुत डरे और सहमे थे। ये सब पूरा गांव में हो रहा था, लेकिन जो हरिहर काका थे वो बिल्कुल मौन हो गए थे और अपनी जिंदगी के बाकी दिन काट रहे थे। उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। कहने को तो अब उनकी सिक्योरिटी के लिए 4 जवान थे, उनकी खेती से इतना भरपूर अन्न आ जाता था कि वो आराम से मौज मस्ती से रह सकते थे, लेकिन अब जीने की इच्छा ही उनकी समाप्त हो गई थी। कोई आनंद, कोई खुशी ही उनके जीवन में नहीं रही थी। धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी वो समाप्त हो गई थी महंतों और साधु संतों के व्यवहार के कारण, और परिवार के प्रति जो प्रेम था वो भी समाप्त हो गया था। तो इसलिए अब हरिहर काका बिल्कुल शांत, उदास से, गूंगे से हो गए थे। वहीं हरिहर काका का जो नौकर था, जो उनके घर काम करता था, उसकी मौज थी, वो जो चाहे वो बनाता खाता। उसके साथ साथ जो 4 जवान जो उनकी सिक्योरिटी के लिए रखे गए थे, वो भी मजे से खाते पीते मजा करते हरिहर काका के पैसों पर जिसके पास ये संपत्ति थी वो बेचारा बहुत उदास, अकेला हो गया था और उसका जीवन नीरस हो गया था। तो यह थी हरिहर काका की कहानी। इस कहानी के द्वारा लेखक ने 2 बातों पर या 2 समस्याओं पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पहली समस्या, परिवार में धन संपत्ति जायदाद का जो महत्व बढ़ गया है उससे परिवार में प्रेम और विश्वास नहीं रहा है। और दूसरी समस्या, जिस धर्म पर लोग विश्वास करते हैं, जिस धर्म के प्रति लोग समर्पित होते हैं, उस धर्म को चलाने वाले जो साधु संत हैं या जो महंत हैं वो भी झूठे, मक्कार, स्वार्थी, लालची हो गए हैं, और अपना लालच, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए वो मानवता का भी वध कर देते हैं। तो इस तरह से जो स्वार्थी धार्मिक पंडे हैं उनको, उनकी सच्चाई को हम लोगों के सामने इस कहानी के माध्यम से जो मिथिलेश्वर जी हैं उन्होंने हमारे सामने लाया है। तो बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आऊंगी। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।